इससे इंसान मौसम को कंट्रोल कर सकता है। अब हम बात करते हैं क्लाउड सीडिंग के फायदे और नुकसान के बाद। जहरीले मादे पैदा हो सकते हैं पानी। पाकिस्तान ने इस टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल करा है इस धुंध को रोकने के लिए, ये बहुत ही फ्यूचर में हो सकता है कि ये बादल हमारा आ रहा है भाई, आप इसको नहीं बरसा सकते। इंडिया बोले कि भाई ये हमारा बादल आ रहा है, आपने अफगानिस्तान में बसने देना है, पाकिस्तान में नहीं बरसाना। वहाँ पर ईरान बोले कि भाई ये बादल हमारा है, भाई पाकिस्तान नहीं बरसा सकता। अभी आपने सुना होगा कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक खत्म करने के लिए आर्टिफिशियल रेन करवाई गई। इस वीडियो में हम जानते हैं आर्टिफिशियल रेन के बारे में कि आखिर ये कैसे करवाई जाती है, इसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज करी जाती है और इससे एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ता है और इससे कौन से नुकसान होते हैं और क्या फायदा हो। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर क्लाउड बनते कैसे हैं और बारिश कैसे होती है। दरअसल हमारी जमीन में हवा में वाटर वेपर मौजूद होते हैं। हवा में जब ज्यादा वाटर वेपर मौजूद होते हैं तो हम कहते हैं कि आज ह्यूमिडिटी ज्यादा है। वहीं पे अगले दिन अगर हवा में कम वाटर वेपर है तो हम कहते हैं कि आज ह्यूमिडिटी कम। मतलब कि ये वाटर वेपर इन्वायरमेंट से ही बनते हैं। अब जब ये वाटर वेपर जमीन से ऊपर जाते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा आप जमीन से ऊपर जाएंगे उतना ज्यादा अल्टीट्यूड बढ़ेगा, तो उतनी ज्यादा ठंड होती है। अब ये वाटर वेपर जब हाई अल्टीट्यूड पर जाते हैं तो ठंड की वजह से कंडेंसेशन होती है, जिसके बाद ये वाटर में बदल जाती है, मतलब चेंज हो जाती है। छोटी छोटी टीनी वाटर ड्रॉप बन जाती है। जब ये छोटी छोटी टीनी वाटर ड्रॉप हवा में ज्यादा टाइम तक रहती हैं तो ये हमारे बादल बन जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वाटर वेपर से जब वाटर ड्रॉप में बदलता है तो उसमें कंडेंसेशन होती है, वो कैसे? आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि 3 स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर हम पानी की बात करें तो पानी में 3 स्टेट ऑफ मैटर होती हैं, आइस यानी बर्फ, लिक्विड वाटर, गैस यानी वाटर वेपर। अगर किसी चीज का एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्जेशन होती है तो उसको एक नाम दिया जाता है। जैसे कि बर्फ अगर पिघल के पानी बनती है तो उसे हम मेल्टिंग कहते हैं। पानी जब दोबारा बर्फ में बदलता है तो हम उसे फ्रीजिंग कहते हैं। वैसे ही पानी जब वाटर वेपर बनता है तो हम उसे इवेपोरेशन कहते हैं, और अगर वाटर वेपर दोबारा पानी में बदलता है तो हम उसे कंडेंसेशन कहते हैं। जैसे कि सर्दी में हमारे मुंह से भाप निकलती है, इसे भी वाटर वेपर कह सकते हैं। आपके मुंह से निकलने वाला वाटर वेपर कंडेंसेशन हो जाता है इन छोटी छोटी टीनी वाटर ड्रॉप्स में। सेम वही प्रोसेस जो बादलों में होता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि आपके मुंह से निकलने वाली भाप भी क्लाउड है। अब इस कंडेंसेशन के बाद 2 तरह के क्लाउड बन जाते हैं, एक जो वाटर ड्रॉप से बनते हैं और सेकंड आइस क्रिस्टल से बनते हैं। इन दोनों में फर्क आसानी से पता चल जाता है। ये जो आइस क्रिस्टल क्लाउड होते हैं वो टॉप पर होते हैं, देखने में उनकी कोई क्लियर बाउंड्री नहीं होती और वो ज्यादा पतले होते हैं। और जो मोटे मोटे बादल आपको जमीन से ज्यादा पास दिख, वो वाटर ड्रॉप से बने हुए बादल होते हैं। अब हम जानते हैं कि वाटर ड्रॉप से क्लाउड कैसे बनता है। अब जब ये वाटर ड्रॉप हाई अल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहाँ ठंड ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये फ्रीज हो जाते हैं। ये छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट बर्फ की क्रिस्टल में तब्दील हो जाती हैं और आइस क्रिस्टल से क्लाउड बनता है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस क्लाउड से बारिश कैसे होती है। दरअसल ये जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती हैं ये इकट्ठी होती रहती और ड्रॉपलेट हवा के जरिए आती रहती, तो वैसे ही बादल भी बढ़ते रहते हैं। तो ये छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स आपस में जुड़कर बड़ी ड्रॉपलेट्स बन जाती है, तो फिर ये और ऊपर जाती है और हाई अल्टीट्यूड की वजह से छोटी छोटी क्रिस्टल में बदल जाती है। फिर वो छोटी छोटी क्रिस्टल भी आपस में जुड़कर बड़े क्रिस्टल में बदल जाती है। ये प्रोसेस चलता ही रहता है कि जब तक ये क्रिस्टल इतनी बड़ी नहीं हो जाती कि इनके वजन की वजह से ये जमीन पर गिरना स्टार्ट नहीं हो जाता। अब ऐसा होता है तो ये आइस क्रिस्टल नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती है। अगर हवा ठंडी होगी तो बर्फ की तरह गिरना स्टार्ट होगी, जैसे कि पहाड़ों पे स्नोफॉल होती है। अगर हवा गर्म है और जमीन की सतह नीचे है तो वो क्रिस्टल पिघल जाएंगे और बारिश की तरह नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएंगे, तो इस तरह बारिश होती है। तो अब हम जानते हैं कि आखिर क्लाउड सीडिंग कैसे होती है, आर्टिफिशियल बारिश कैसे होती है। सबसे पहले मैं वाज़ह कर दूं कि ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि इसका फायदा कुछ कंट्री बहुत पहले उठा रही हैं। इस टेक्नोलॉजी की इन्वेंशन हुई 1946 में। डॉक्टर विंसेंट शेफर ने अपनी रिसर्च में एक क्लाउड बॉक्स का इस्तेमाल किया जो ठंडा था। इन्होंने जब इस बक्से में बाइड आउट किया, अब क्योंकि उस बक्से में ठंड थी तो वो कंडेंसेशन होने लगी, एक धुंध की सूरत में दिखने लगी। बाइड आउट मीन मुंह से जब सांस हम बाहर निकालते हैं, अगर ठंड हो तो वो भाप की तरह निकलती। दरअसल उस भाप में भी वाटर वेपर होता है। अगर बाहर ठंड है तो कंडेंसेशन हो। इस एक्सपेरिमेंट को डॉक्टर शेफर आगे ले गए। डॉक्टर शेफर ने इस
बॉक्स को ज्यादा ठंडे करने का सोचा तो डॉक्टर शेफर ने उसमें ड्राई आइस रख। ड्राई आइस बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म है, CO2 होता है, जिसका ज्यादा इस्तेमाल रिफ्रीजिंग और कूलिंग के लिए होता है। ये सिर्फ -78 डिग्री पे ही एग्जिस्ट करता है। दरअसल शेफर ने इस ड्राई आइस के बॉक्स में अपनी सांस छोड़ी। उन्होंने देखा कि इनके मुंह से निकलने वाली भाप बहुत से माइक्रो क्रिस्टल में बदल गई। इन्होंने सोचा कि अगर अचानक इतना ठंडा टेम्परेचर हो तो वाटर वेपर बड़ी जल्दी ही आइस क्रिस्टल में बदल जाएगा। ये चीज एक बार फिर से होती है। क्लाउड के लास्ट स्टेज में जब वो आइस क्रिस्टल बड़े होने लगते हैं तो इनका वजन बढ़ जाता है। इन्होंने देखा कि ड्राई आइस से ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट हो गया। डॉक्टर शेफर ने इसके बारे में और जांच की और एक्सपेरिमेंट करते रहे इसे और करीब से जानने के लिए आखिर हो क्या रहा है। जब इन्होंने मजीद जाना तो सोचा कि इसका इस्तेमाल रियल लाइफ में भी किया जा सकता है। तो हम आसमान में बादलों में जल्दी ठंड बनाने की कोशिश करते हैं ड्राई आइस का इस्तेमाल कर, ताकि हमें इंस्टेंट स्नोफॉल और बारिश देखने को मिले। 13 नवंबर 1946 डॉक्टर शेफर ने प्लेन उड़ाया न्यूयॉर्क से। अपने साथ 2.5 kg ड्राई आइस छोटे छोटे टुकड़ों में लेकर इन्होंने माउंटेन ग्रेन के पहाड़ी के पास मौजूद एक बादल पर ये ड्रॉप कर दी। इन्हें जो रिजल्ट मिला वो कमाल था। इन्होंने देखा कि अचानक स्नोफॉल और बारिश होने लग रही। यहाँ से ही इन्वेंशन होती है क्लाउड सीडिंग की। आज तक डॉक्टर शेफर को क्रेडिट मिलता है क्लाउड सीडिंग को लेकर। इसके अलावा क्लाउड सीडिंग पे एक और साइंटिस्ट काम कर रहा था एक अलग पर्सपेक्टिव को लेकर, डॉक्टर बरहार्ड। इन्होंने सोचा कि ड्राई आइस का प्रोसेस थोड़ा लेट है, पहले हम बादलों को ठंडा करें और फिर जाकर क्लाउड सीडिंग हो। मैं चाहता हूँ कि कोई केमिकल का इस्तेमाल किया जाए, इस आइडिया से जल्दी कंडेंसेशन हो। दरअसल वाटर वेपर को वाटर में बदलने के लिए कंडेंसेशन का प्रोसेस होने के लिए एक नॉन गैसियस सरफेस की जरूरत होती है। इनके पास एक आइडिया था जिससे कंडेंसेशन जल्दी हो जाएगी। दरअसल वाटर वेपर को वाटर में बदलने के लिए कंडेंसेशन के प्रोसेस होने के लिए एक नॉन गैसियस सरफेस की जरूरत होती है। या सॉलिड सरफेस या लिक्विड सरफेस चाहिए कंडेंसेशन को करने के लिए। अगर ये सरफेस नहीं है तो ये कंडेंसेशन नहीं होगी। बिना सरफेस के वाटर वेपर ही बना रहेगा, जैसे कि धुंध भी एक वाटर वेपर की तरह ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले आपने बोला कि वाटर वेपर ठंडे होकर कंडेंसेशन हो जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए भी सरफेस का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे कि छोटी छोटी डस्ट हमारी एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है। दरअसल यही सरफेस की तरह एक्ट करती है कंडेंसेशन के प्रोसेस को करने के लिए। जितना ज्यादा अच्छा सरफेस हो उतनी ही अच्छी तरीके से कंडेंसेशन होती है। इसका प्रैक्टिकल हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि विंटर में ज्यादा ठंड का मौसम होता है तो जो वाटर वेपर होता है वो धुंध की सूरत में आ जाता है। आपने देखा होगा कि आपके घर की खिड़कियों पे पानी जमना स्टार्ट हो जाता है और इसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। तो इन्होंने सोचा कि अगर मैं कोई अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर दूं तो कंडेंसेशन का प्रोसेस जल्दी हो जाएगा। इन्होंने एक्सपेरिमेंट सिल्वर और आयोडाइड जैसे मटेरियल से और सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल करके इन्होंने देखा कि सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छे सर्विस प्रोवाइड हम कर सकते हैं। सिल्वर आयोडाइड की प्रॉपर्टी ये है कि ये काफी सारे म्यूच्योर अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, तो वाटर वेपर इसकी तरफ आकर जुड़ जाता है और कन्वर्ट भी हो जाता है वाटर में। आज और भी कई तरीके का सिल्वर आयोडाइड मटेरियल मौजूद है और इन मटेरियल को हम बोलते हैं क्लाउड सीडिंग या क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्ली। इनका यूज उसी तरह किया जाता है जैसे डॉक्टर शेफर ने फेंका था क्लाउड पे प्लेन से ड्राई आइस को। इसी तरह हम इन क्लाउड सीड मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए क्लाउड पे फेंक सकते हैं, जिसके बाद कंडेंसेशन का प्रोसेस स्पीड अप हो जाएगा और हमें जल्दी बारिश देखने को मिलेगी। इससे इंसान मौसम को कंट्रोल कर सकता है। अब हम बात करते हैं क्लाउड सीडिंग के फायदे और नुकसान के बारे में। तो पहले हम फायदों की बात करते हैं। अब इस क्लाउड सीडिंग से जो बर्फ के ओले पड़ते हैं इसे भी कंट्रोल कर सकते हैं, उसका साइज भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसका एग्जांपल बल्गेरिया को ही ले लो। बल्गेरिया ने अपने खेतों में सिल्वर आयोडाइड के रॉकेट लगा रखे हैं। जब इनको लगता है कि ओले पड़ने वाले हैं तो ये सिल्वर आयोडाइड के रॉकेट क्लाउड में दाग देते हैं। इससे या तो ओलों का साइज छोटा हो जाता है या ओलों की जगह पे बारिश होने लगती है। इस प्रोसेस को करना बहुत ही आसान है, सिर्फ 10 मिनट ही लगते हैं। 1960 से लेकर आज तक जो डेटा कलेक्ट करा गया है बल्गेरिया का, उसमें ये जाना गया है कि जो एग्रीकल्चर में नुकसान होना था वो काफी हद तक रोका जा सका है इस टेक्नोलॉजी की वजह से। इस टेक्नोलॉजी से हम बारिश को रोक भी सकते हैं। मिसाल के तौर पर 2 दिन बाद इंडिया और पाकिस्तान का मैच है और हमें मालूम हुआ है कि 2 दिन बाद बारिश होनी है, तो हम इस क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल करके आज ही बारिश करवा देंगे और 2 दिन बाद मौसम साफ हो जाएगा। और यहाँ पर मैं ये भी आपको बताता जाऊँ कि क्लाउड सीडिंग का जो प्रोसेस है ये
बहुत ही एक्सपेंसिव भी है। इसके अलावा क्लाउड सीडिंग के और भी फायदे हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हमारे बलूचिस्तान में बारिश नहीं होती, वहाँ पर खंडर जमीनें बन चुकी हैं पानी की वजह से, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो भी बादल वहाँ पर जाते हैं हम उनको आगे जाने से रोक दें और वहीं पे क्लाउड सीडिंग करवा दें। इससे चंद दिनों में ही हरियाली आना स्टार्ट हो जाएगी, जैसे आपने दुबई में देखा है, सऊदी अरब में देखा कि वहाँ पर स्नोफॉल होने लग रही है। इसके पीछे भी क्लाउड सीडिंग डेटा देखो तो इस टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज दुबई और सऊदी अरब ही कर रहे हैं। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान में आप सिंध भी बचा सकते हैं। सिंध के भी कुछ इलाके जो ऐसे हैं जहाँ पर पानी की किल्लत है, उसको भी पूरा किया जा सकता है। सिंध को भी क्लाउड सीडिंग के जरिए आबाद किया जाता है। पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जो गैर आबाद हैं सिर्फ पानी की किल्लत की वजह से। यहाँ पर मैं बताता जाऊँ कि हम खुद ये हवा में वाटर वेपर नहीं बना सकते। उसके लिए या तो हमें नहरी निजाम कायम करना पड़ेगा। अगर बलूचिस्तान में ज्यादा बादल पैदा करने हैं तो उसके लिए हमें वहाँ पर नहरी निजाम और दरख्त लगाना पड़ेंगे, वरना वाटर वेपर ही नहीं बनेगा, बादल ही नहीं बनेंगे। तो क्लाउड सीडिंग कहाँ करी जाए। अब हम बात करते हैं कि क्लाउड सीडिंग का नुकसान क्या है। जो आयोडाइड जैसे केमिकल इस्तेमाल करे जाते हैं उसमें जहरीले मादे पैदा हो सकते हैं पानी में। इससे हमारी खेती बाड़ी में भी नुकसान हो सकता है। इसके अलावा इसमें जिल्द की भी बीमारियां फैल सकती हैं। अगर हम मौसम की देखें तो मौसम भी तब्दील हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो 10 दिन बाद बारिश होनी थी वो आपने आज बरसा दी है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारी खेतों को नुकसान हुआ है क्योंकि जो 10 दिन पहले बारिश आनी थी वो 10 दिन बाद आ गई है। तो इसके पीछे तो पाकिस्तान नहीं था, लेकिन पाकिस्तान ने इस टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल करा है इस धुंध को रोकने के लिए, ये बहुत ही अच्छा इस्तेमाल था। और ये भी सच है कि इस क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल करते हुए हमारे मौसम में तब्दीली जरूर आएगी, क्योंकि जो किसी और खास इलाके में बारिश होनी थी वो आपने किसी और इलाके में बारिश करवा दी है। तो यहाँ पर मैं एक मजे की बात बता दूं कि फ्यूचर में हो सकता है कि ये बादल हमारा आ रहा है, भाई आप इसको नहीं बरसा सकते। इंडिया बोले कि भाई ये हमारा बादल आ रहा है, आपने अफगानिस्तान में बसने देना है, पाकिस्तान में नहीं बरसाना। वहाँ पर ईरान बोले कि भाई ये बादल हमारा है, भाई पाकिस्तान नहीं बरसा सकता। खैर ये तो एक मजाक की बात थी, लेकिन इससे नुकसानात पाकिस्तान के कुछ इलाके हो सकता है गैर आबाद हो जाएं अगर फ्यूचर में इसका ज्यादा इस्तेमाल होने लग गया, क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी है। इसका इस्तेमाल अच्छाई के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और बुराई के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर लोग इंजॉयमेंट के लिए अपनी शादी पे बारिश बरसात देंगे, क्योंकि ये किसी भी खास जगह पे कम मिकदार में आयोडाइड और सिल्वर का इस्तेमाल करके बारिश करवाई जा सकती है। तो ये फ्यूचर की बातें फ्यूचर में ही देखी जाएंगी। इससे जो नुकसानात हैं वो मैंने आपको बता दिए। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होती है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।